गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखाई हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, 10th फिजिक्स में लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एनर्जी? आप लोगों को बताया क्या होगा क्लास 9th में एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो एनर्जी का मतलब होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क। जितना आप काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। जितना काम करेंगे उसी को क्या कहेंगे? हम एनर्जी कहेंगे। अगर काम बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? काम बढ़ जाएगा। मीन्स वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। वर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एनर्जी के। मतलब जितना एनर्जी बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा? काम भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द फार्मूला ऑफ एनर्जी? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हम लोग कैसे ऑब्टेन करने वाले हैं वो देखेंगे अभी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पहले हमको बताइए कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी होता है। क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई? तो वर्क का अगर आप निकालना चाहोगे तो वर्क क्या होता है? जैसे आपको बताया गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आने का जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? वी कहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने का वर्क क्या 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 कहते हैं? वी कहते हैं। तो टोटल वर्क को क्या कहेंगे हम? टोटल अगर वर्क करना पड़ेगा तो वी क्यू हो जाएगा। टोटल वर्क अगर करना पड़ेगा तो वी क्यू हो जाएगा। मान लो क्यू चार्ज लेके आने का, एक चार्ज को लेके जाने का वर्क क्या हुआ? वी। तो अगर क्यू चार्ज को लेके जाना है तो वर्क क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप वी इज वर्क डन टू ब्रिंग वन चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने का वर्क जो है आपका क्या है? वी है। तो फॉर क्यू पॉजिटिव चार्ज वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, है ना। एक को लेके जाने का क्या हो जाएगा? एक को लेके जाने का क्या होगा? वी। तो क्यू चार्ज को लेके जाने का क्या हो जाएगा? वी क्यू। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? वी इंटू क्यू। अब देखो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो वी क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं आप? क्यू की जगह पे आप रख क्या सकते हैं? तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। तो क्यू की जगह पे क्या रख सकते हो? आई टी आप रख सकते हो। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो पहला डेफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टाइम टेकन। ठीक है, वर्क इज डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज इन गिवन टाइम। ठीक है, जो काम किया जाता है, जो चार्ज को लेकर जाने में काम किया जाता है, जितने टाइम में काम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट होगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी हो जाएगा। सबसे पहले बताया गया होगा, ये याद कीजिए। ठीक है, सबसे पहला वीडियो में बताया गया होगा, नोट्स में बताया गया होगा। तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो V और Q की जगह पे क्या रख सकते हैं? आई टी। Q की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? Q कैन बी डिस्प्लेस एज आई टी। Q को आई टी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्म में निकालेंगे इसका आंसर। E इज इक्वल टू वी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर कौन से रूल के हिसाब से? तो ओम्स लॉ के हिसाब से। किसके हिसाब से? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? वी की जगह पे क्या रख सकते हैं भाई? आई आर। वी की जगह पे आई आर रख दिए, यहाँ पे आई हो गया, टी हो गया। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला निकल गया आपका, एक फार्मूला ये निकल गया, एक फार्मूला ये निकल गया। अगर आप यहाँ से आई को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे किसके फॉर्म में लिखा गया? वी के फॉर्म में लिखा गया, आई के फॉर्म में लिखा गया, यहाँ आई के फॉर्म में लिखा गया, आर के फॉर्म में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे आई जो दोनों में आई आ रहा है, कॉमन है दोनों में आई। अगर आई को आप यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहेंगे तो आई के फॉर्म में क्या फार्मूला हो जाएगा? ई इज इक्वल टू 3। आई के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो वी बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई की जगह पे क्या रख सकते हो? वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कैंसिल। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर टी बाई
आर। ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। यानी कि जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सारे फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सारे फार्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम सारे फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हो गया। तो इस तरह से आप एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आई स्क्वायर आर टी है, आई स्क्वायर आर टी, इसको क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। यानी देखो एक चीज ध्यान देना आप कि जो एनर्जी होता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी में डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी होते हैं। एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का एनर्जी होता है। तो हर एक एनर्जी जो होता है वो सब बराबर ही होता है। तो यहाँ पे अगर हीट एनर्जी हम लिख दें तो क्या दिक्कत है, इसको हम एच अगर लिख दें, एच का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जो आई स्क्वायर आर टी जो निकला, आई स्क्वायर आर टी दैट इज गिवन बाई जूल, दैट इज गिवन बाई जूल, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, इरेज करेंगे अभी, लिख लिए, ओके ओके। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि हमने लिखा था एनर्जी इज इक्वल टू एच, एनर्जी मतलब एनर्जी और एच मतलब हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर टी हो सकता है। आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग के जूल्स लॉ के हिसाब से क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब क्या होगा कि हाउ मच करंट फ्लोइंग, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग, जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही क्या होगा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, करंट इज द स्क्वायर ऑफ करंट, द स्क्वायर ऑफ करंट या हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू heat produced by a device is directly proportional to the square of current following through it। ठीक है, करंट जितना फ्लो कर रहा है उसका क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। करंट जितना फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर के बराबर होगा। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इन होगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to resistance। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। नेक्स्ट जो होता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब क्या हुआ, देखो इन 3 पॉइंट्स का मतलब कि जितना ज़्यादा करंट देंगे उसके हिसाब से क्या होगा, इसका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि जितना रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे, जिस डिवाइस का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा हम बढ़ा देंगे उसका क्या होगा, हीट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं किसी हीटर की बात करते हैं, तो हीटर में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो वायर उसमें लगा होता है नाइक्रोम वायर लगा होता है। ठीक है, कौन सा वायर लगा होता है, नाइक्रोम वायर और टंगस्टन वायर बेसिकली यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो उसमें लगा होता है नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम वायर जो होता है उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्यों हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हीट उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ज़्यादा टाइम तक अगर उसको हम लगा कर रखते हैं, कोई डिवाइस है उसको अगर ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट से लगा कर रखते हैं तो भी उस कंडीशन में उसका हीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे LED बल्ब ही ले लो, LED बल्ब ले लो तो LED बल्ब बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसको आप लंबे समय तक लगा कर रखते हो कहीं पे
ठीक है, लंबे समय तक उसको अगर ऑन करके रखते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। पंखा चल रहा है, ठीक है, तो पंखा गर्म नहीं होता लेकिन चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो मटेरियल ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा उसका ज़्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट होगा, हीट में वेस्ट होगा, कोई दूसरे काम में उसका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए देखो आज के ज़माने में क्या है कि एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। कौन सा बल्ब यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज एलईडी बल्ब जो है इट प्रोड्यूस लेस हीट, क्योंकि क्या करता है, सिर्फ ये लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग जो बल्ब जलाते हैं या फिर कोई भी डिवाइस सब चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसमें दो फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट होता है, ठीक है, एक उसका अपने काम में और दूसरा हीट में। तो अपने काम में जो वेस्ट हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन जो हीट में प्रोड्यूस हो रहा है, हीट में जो वेस्ट हो रहा हो तो वेस्ट हो रहा है, उसका तो कोई मतलब था नहीं वहाँ पे। तो जो हम बल्ब जलाते हैं, जो रेड ग्लोइंग बल्ब जो होता था, यानी कि जो टंगस्टन का जो बल्ब होता था, फिलामेंट बल्ब होता था, आज हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। रीज़न क्या है उसको अवॉइड करने का, मेन रीज़न उसका यही है क्योंकि उसमें हीट में भी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता था। हीट जो प्रोड्यूस होता था, क्योंकि उसमें पहले रेड होता था, फिर वो अगर आप उस बल्ब को घर में लगाते हो तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठंडे के मौसम में अगर लगा लो घर में तो क्या हो जाएगा, बल्ब घर रूम को गर्म कर देता है, तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। लाइट कम प्रोड्यूस होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, जिसके कारण से उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अभी एलईडी बल्ब की बात करें तो एलईडी बल्ब कितने वाट का आता है, 10 वाट, 12 वाट, 8 वाट, 16 वाट, इस तरह के आते हैं। लेकिन वो जो बल्ब आता था, रेड कलर वाला जो बल्ब आता था, वो कितने वाट का आता था, 100 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे बिजली भी बहुत ज़्यादा जाता था। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के पीछे उसका रीज़न क्या था, आर, रेसिस्टेंस बढ़ जाना, और उसका एनर्जी वेस्ट होना किसके फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या क्या करते हैं, तो आपके घर में इलेक्ट्रिक कैटल होता होगा पानी गर्म करने के लिए, वो हो गया। दूसरा होता है आयरन हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा होता है इमर्जेंट रड तो आप लोग समझ रहे होंगे पानी गर्म करने के लिए। तो दीज आर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हियर इट इज़ बेनिफिशियल, यहाँ पे ये फ़ायदेमंद है। लेकिन जहाँ पे हम लाइट प्रोड्यूस करने वाले हैं वहाँ पे अगर हीटिंग इफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे ये क्या होता है, नुकसानदेह होता है, यानी कि नॉट हेल्पफुल, बिकॉज इट यूजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल हमारा बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक बिल को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आज के ज़माने में पूरा का पूरा बाइकआउट कर दिया। किस चीज़ को, तो फिलामेंट बल्ब को, क्योंकि फिलामेंट बल्ब क्या होता है, उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हीट भी ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, आपका एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा तो बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यू मे राइट द बेनिफिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फायदे ये होंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हीटर यूज़ कर सकते हैं, रूम हीटर यूज़ कर सकते हैं, आयरन यूज़ कर सकते हैं, गीजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंट रॉड यूज़ कर सकते हैं पानी गर्म करने के लिए। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन नुकसान क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, नुकसान यही है कि आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है, एनर्जी आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे डिवाइस को कम यूज़ करते हैं जो ज़्यादा एनर्जी ले और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जहाँ पे हीट की कोई ज़रूरत ना हो। तो बल्ब हम लोग क्या करते हैं, बंद कर दिए। या फिर तुम देखे होगे कि पहले पुराना वाला बड़ा वाला टीवी आता था ना, बड़ा वाला टीवी, तो वो टीवी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अब एलईडी खरीद रहे हैं, जो कि कम वोल्टेज में कम पावर में वो चलता है, कम वोल्टेज में कम पावर में चलता है, ठीक है। जितने भी डिवाइस होते हैं, ध्यान देना कि जितने भी डिवाइस होते हैं उसमें दो चीज़ें नोट होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, और वाट पावर। दूसरा चीज़ होता है पावर, जो कि वाट में होता है, 100 वाट, है ना। इस तरह से जितने भी डिवाइस होते हैं इंडिया में वो 220 वोल्ट के ही आते हैं। इंडिया में कितने वोल्ट के आते हैं, जितने भी डिवाइस होते हैं वो 220 वोल्ट के आते हैं। लेकिन पावर कितना होता है, 100 वाट। पावर इसका चेंज कर सकता है 10 वाट, ठीक है, पावर इसका चेंज कर सकता है 5 वाट। ये है पावर, ये क्या है, पावर है। लेकिन ऊपर वाला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, हमारे यहाँ के डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम, ओनली पावर चेंज। पावर क्या करता है, चेंज करता है। पावर जब चेंज करेगा तो उसके बेसिस पे एनर्जी भी चेंज करेगा, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, क्योंकि पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। हम लोग देखेंगे इसके आगे। इरेज कर दे इसको, समझ में आ गया सबको, ओके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें क्या शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर
ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के बाद एक टॉपिक आपका बच जाएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर शुरू करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है तो पावर क्या होता है, पहले पावर जान लो। तो पावर जो होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पावर का डेफिनेशन हो सकता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, यानी कि जो रेट है काम करने का, ठीक है, रेट है जो क्या करने का, काम करने का, किस रेट से वो काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना स्लो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाय P and its SI unit of power is watt। ठीक है, क्या होता है इसमें जो पावर का होता है क्या होता है, वाट होता है, या फिर जूल पर सेकेंड भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ऐसा यूनिट जो इसका होता है वो वाट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वाट होता है, या फिर जूल पर सेकेंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे अगर जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, अगर कहीं पे क्या दिया हुआ है, जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। या फिर इसका एक होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज नॉट ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर वाट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम। अब बताओ कि पावर का फार्मूला निकालना बहुत मुश्किल है क्या। P इज इक्वल टू क्या होता है, VIT, उसको T से डिवाइड कर दो। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, VIT। एनर्जी इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा पीछे अभी VIT। ठीक है, तो VIT जब हमने देखा तो क्या कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू VIT बाई T, T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, VI। दूसरा हमने क्या देखा, एनर्जी का हमने दूसरा फार्मूला क्या देखा भाई, तो एनर्जी का हमने फार्मूला देखा I² RT। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम या वर्क बाई टाइम, तो I² RT बाई T हो जाएगा। ये T से T कट गया तो क्या बचा, I² R। ये भी हो सकता है। तीसरा एनर्जी का मैंने फार्मूला क्या देखा, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, एनर्जी इज इक्वल टू I² R, सॉरी पावर ना, पावर इज इक्वल टू I² R। ये दूसरा फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू क्या था उसमें फार्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू V² बाई RT, V² बाई RT, ये आपका फार्मूला था थर्ड वाला। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम होता है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा, V² बाई R इंटू T डिवाइडेड बाई T। तो इस T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, V² बाई R। ये भी एक फार्मूला हो गया। तो इतने सारे फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, पावर के लिए। ठीक है, इतने सारे फार्मूला किसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के इतने सारे फार्मूले हो गए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के साथ।